तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने किया था नेमिंग ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का नाम किस प्रकार से दिया जाता है, उसमें हम लोगों ने विभिन्न संगठनों के बारे में पढ़ा था। अटलांटिक ओशन में, फिर उत्तरी हिंद महासागर में किस प्रकार से नामकरण किए जाते हैं, किस देश का क्या रोल है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कल हमने वीडियो में बताया भी था कि आगे अगले वीडियो में साइक्लोन के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। और आज का जो क्लास है ये है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और चक्रवात के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धन करने वाला, जानकारी प्रदान करने वाला होगा और हमें आशा है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। साइक्लोन, है ना। तो ये जो साइक्लोन, चक्रवात क्या है, आखिर क्वेश्चन उठता है कि चक्रवात आखिर क्या है। तो चक्रवात की बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दो शब्द यहाँ पर हैं, चक्र प्लस वात। चक्र प्लस वात, वात का मतलब होता है हवा और चक्र का मतलब होता है चक्रीय। मतलब ये जो हवा है, पवन है, पवन की गति जो होगी वो गति कैसी होगी, चक्रीय गति होगी। ये ध्यान रखना है। हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं गति के बारे में कि गति बहुत तरह के होते हैं। लीनियर मोशन भी होता है, पवन इस तरह से भी चलती है, ऐसे पवन इस तरह से भी चलती है ऐसे। कुछ पवन जिसको हम लोग वायु राशि बोलते हैं वो ऊर्ध्वाधर भी गमन करता है, ऐसे ऊपर की ओर गमन करता है या नीचे की ओर से उतरता है, इस तरह से हो सकता है, अपवार्ड या डाउनवार्ड। और कुछ मामलों में यह पवन की गति जो होती है सर्कुलर होती है, साइक्लिकल होती है, साइक्लिकल मूवमेंट इसका होता है। ये जो चक्रवात है इस प्रकार से साइक्लिकल मूवमेंट है। मतलब पवन संचरण की वह प्रणाली जिसके केंद्र में लो प्रेशर और बाहरी भाग में हाई प्रेशर हो और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं, इसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या आपने समझा कि केंद्र में लो प्रेशर और बाहरी भाग में हाई प्रेशर होगा और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। ऐसा बेसिक जानकारी हम लोग को समझना है कि पवन की जो गति होती है, पवन का प्रवाह के बारे में अगर पढ़ना है तो ध्यान रखना है कि दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमेशा इसका मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। और दूसरा, इसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है पवन में, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन के गति में विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और यह होता है कॉरियोलिस फोर्स के कारण। कॉरियोलिस फोर्स के कारण होता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पवन राइट वार्ड घूम जाती है, दाईं घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन लेफ्ट वार्ड घूमती है, बाएं घूम जाती है। ये ध्यान रखना है। मतलब अगर हम इसको ग्लोब पे ऐसे बनाएंगे और ये हवा का 0 डिग्री है और अगर ये पोल है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से अगर पवन ऐसे आ रही है तो ये दाहिने घूम जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये पवन के डायरेक्शन में है, ये आपका इधर से देखेंगे तो ये राइट है, इधर देखेंगे तो ये लेफ्ट है। और जब इधर से पवन जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है, इधर से जब आप देखेंगे तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। और ये पवन क्या होती है, इस तरह से घूम जाती है अगर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है कि पवन किस प्रकार से डिफ्लेक्ट करती है और इन दोनों बातों का प्रभाव पवन के प्रवाह प्रणाली पर होता है। यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हवा और पवन में अंतर है। देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। ये एयर है और ये विंड है। प्रवाह की बात जहाँ आएगी, जहाँ कहीं भी प्रवाह की बात आएगी, गति की बात आएगी, वहाँ आपको पवन को समझना है। पवन ही गति करती है। हवा तो हर जगह, यहाँ भी है और हम लोग सांस ले ही लेते हैं हवा का, लेकिन हवा हर जगह, एयर हर जगह है। वैक्यूम को छोड़कर, अंतरिक्ष को छोड़कर हवा पृथ्वी पर हम लोग हर जगह पाते हैं। लेकिन इसी पवन में जब मूवमेंट होता है, जब ये फ्लो करता है, ब्लो करता है, तो ये ब्लो जब करता है तो या मूव करता है तो इसको हम लोग पवन कहते हैं। मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम कह सकते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब अगर एयर में मूवमेंट है तब वो विंड है, पवन है। और अगर एयर में मूवमेंट नहीं है तो उसको पवन हम नहीं कह सकते। जैसे अभी घर में आप हैं और घर में यहाँ पर एयर है, मूवमेंट नहीं है तो पवन नहीं है। लेकिन जब हवाएं चलती हैं, खिड़की से, दरवाजे से हवाएं जब आती हैं तो हम बोलते हैं पवन, विंड आ रही है। हवा नहीं आती है, हवा नहीं चलती।
विंड चल रही, चलिए खैर तो अलग बात थी, आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से आपको ये चक्रीय गति है जिसमें लो प्रेशर यहाँ है, बाहर में हाई प्रेशर है, और इसमें दो बातों ध्यान रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट चलेगा और कोरिलेटिव फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ ये पवन का डिफ्लेक्शन होगा। इन दो बातों का ध्यान हम रखेंगे तो ये चक्रवात या किसी भी पवन के किसी मूवमेंट को समझना आसान होगा। और चक्रीय गति होती है इस डिफ्लेक्शन के कारण, चक्रीय गति जो होती है डिफ्लेक्शन के कारण ही होती है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा और यहाँ हमने बात किया था अभी कि देखिए केंद्र में लो प्रेशर 920 MB हमने दिया है, ये कोई पैरामीटर नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ हमने लिखा है 920 मिलीबार या 930 मिलीबार, 940 मिलीबार, 950 मिलीबार, 955, 960, 900 ऐसे होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय भाग में इसके जो प्रवणता होती है वो ज़्यादा होती है, केंद्रीय भाग में उसका जो स्लोप होता है ज़्यादा होता है। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंसेस ऑफ एयर प्रेशर्स। मिलीबार यहाँ 10 का अंतर हमने लिख दिया, यहाँ बाद में यहाँ पर 5 का अंतर लिखा, मतलब यहाँ ज़्यादा का डिफरेंसेज है, मतलब ज़्यादा फ्लो है, ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ज़्यादा स्लोप है, और ज़्यादा स्लोप होने का यहाँ पर हवाएं तेज़ी से चलेंगी। इस प्रकार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं ऐसे चलती हैं। दूसरा एक चीज़ में और जानना है, बेसिक चीज़ है, उत्तरी गोलार्ध में ये हमने इसको बनाया है 0 डिग्री है, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के चलने की दिशा के विपरीत चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन क्लॉकवाइज चलता है, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में चलता है। ये तो छोटी छोटी बातें थी जिसको समझना है। बाकी आगे हम लोग इसके आगे अब देखेंगे कि चक्रवात में और क्या क्या चीज़ हमको करना है। इतनी बातें आप समझ में आपको आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये समझना है कि चक्रवात के आखिर कितने प्रकार होते हैं। चक्रवात का प्रकार की बात हम करते हैं तो प्रकार को समझने के लिए एक तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है हमने लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। एक होता है चक्रवात की इंटेंसिटी कैसी है, जैसे नॉर्मल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, ये उसके इंटेंसिटी और मोशन के आधार पर होता है, गति के आधार पर होता है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ आप देखिए कि पूरे पृथ्वी को अगर आप ज्योग्राफी के बेसिक चीज़ को समझेंगे तो यहाँ आप ध्यान देंगे इस तरह से, ये हमारा ग्लोब है और दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, और ये है 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह है 23.5 डिग्री साउथ, यह है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह है 66.5 डिग्री साउथ। ये आपका 90 डिग्री, ये साउथ में है, पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ में है। इधर से सन को आप देखेंगे, सन को ऐसे बनाएंगे, सन है ये, ठीक है। सूर्य की किरणें ऐसे फ्लो करती हैं, यहाँ पर आती रहती हैं, और इससे आप स्पष्ट दिख रहा है कि सूर्य की किरणें यहाँ 0 डिग्री पर, चूँकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का डायमीटर ज़्यादा है, तो सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, और मोस्टली सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में पड़ती है, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, क्योंकि सूर्य का पोजीशन, जो सूर्य का ऑसिलेशन है, पृथ्वी और सूर्य का जो रिलेटिव मोशन है, उसमें सूर्य का जो मूवमेंट होता है मैक्सिमम नॉर्थ में 23.5 डिग्री तक और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक। ये कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। तो यह जो पार्ट देख रहे हैं, मतलब वैसा चक्रवात, पवन की जो परिसंचरण प्रणाली हमने बताया साइक्लिकल, अगर आपको इस बेल्ट में पाया जाता है, इस बेल्ट में पाया जाता है, तो वह चक्रवात ट्रॉपिकल होगा, उष्णकटिबंधीय होगा। मतलब अभी हम लोगों का चर्चा का विषय है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो यहाँ होगा। और अगर हम शीतोष्ण कटिबंध की चक्रवात की बात करेंगे, यह जो पार्ट है ये है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध ये वाला है। मतलब शीतोष्ण चक्रवात जो होगा वो इस बेल्ट में 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री वाले एरिया में यहाँ पर पाया जाएगा शीतोष्ण चक्रवात। तो एक तो लोकेशन आप देख रहे हैं,
तो एक लोकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ चक्रवात इस तरह पाया जाता है, और ये अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। इस रीजन में पूरे ग्लोब पर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कैरेबियन सागर में हरिकेन, आप एक चार्ट बना लेंगे, चार्ट बनाकर आप लिख सकते हैं, यहाँ हमने नहीं लिखा है और ये फैक्चुअल हर जगह मिलता भी है। तो कैरेबियन सागर में इसका नाम हरिकेन है। आप जब आएंगे ताइवान के पास, चीन के पास, तो वहाँ इसका नाम टाइफून है। इसी को जापान में टाइफू भी कहते हैं, टाइफून को टाइफू भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसका नाम विलीविलीज है। हिंद महासागर में इसका नाम साइक्लोन ही है। भारत के तटों पर इसे तूफान भी कहा जाता है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि किसी को हम लोग तौकाते बोलते हैं, यास बोलते हैं, कैटरीना, रीटा, नरगिस, अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। मतलब क्षेत्रीयता के आधार पर उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। खैर वो अलग बातें थी। यहाँ आपको समझ में आया होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसके आपने क्षेत्र भी देख लिया। अब इसका उत्पत्ति कैसी होती है, किस प्रकार से इसका ऑरिजिन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ऑफ साइक्लोजेनेसिस। कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन को आप समझेंगे उत्पत्ति की दशाएं, उत्पत्ति की दशाएं, इसको हम लोग साइक्लोजेनेसिस भी कह सकते हैं, साइक्लोनोजेनेसिस। इस तरह से ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर साइक्लोन की उत्पत्ति होती कैसे है। तो सबसे पहले बात है, चक्रवात के जो केंद्र होंगे, केंद्र में आरोही बल का जो है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। चक्रवात में पहला जो पॉइंट आपका है, जो आरोही पवन है, इसका टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए। दूसरा, इसमें आर्द्रता भी ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर भी इसका उच्च होना चाहिए, आर्द्रता भी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आर्द्रता ज़्यादा होगा तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये आपका ज़्यादा रहेगा। इसमें ध्यान रखना है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये ध्यान रखना है, संघनन गुप्त, दिस इज द मेन सोर्सेज, एनर्जी का मेन सोर्सेज है। चक्रवात कैसे ऊपर उठेगा, चक्रवात किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और कितना देर तक ये सस्टेन करेगा इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, ये इस पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चक्रवात को एनर्जी को बनाए रखने के लिए, लैटेंट हीट, संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसीलिए चक्रवात की उत्पत्ति, यहाँ टेम्परेचर हमने बताया था, चक्रवात की उत्पत्ति सागर तल पर वैसे जगहों पर होती है जहाँ सागर तल का तापमान 26.5 से लेकर 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मुख्य परीक्षा में भी बेहतर तरीके से समझना इसको है, प्रारंभिक परीक्षा वालों के लिए भी छोटा छोटा चीज़ इसको समझने का है। मतलब सागर तल पर अगर तापमान जिस जगह पर ज़्यादा होगा वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होगी। दूसरा, यही कारण है, टेम्परेचर ज़्यादा होने का कारण है कि ज़्यादातर इसकी उत्पत्ति जो होती है बेसिकली ये ग्रीष्म काल में होती है, ग्रीष्म काल या उसके अंत में होती है। ठीक है, भारत में अब देखेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह से होता है। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत कम होता है। इस बार मई में आपका तौकाते और यास अभी आया है, काफ़ी तबाही मचाया है। ठीक है, ये आया है केस, इस तरह होते रहते हैं, वायुमंडल में कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इन जनरल सामान्यतः जो साइक्लोन की उत्पत्ति होती है, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति होती है, ये ग्रीष्म काल के अंतिम समय में होता है। इसीलिए भारत में आप देखेंगे कि ये अक्टूबर नवंबर में भी आ जाता है कभी कभी चक्रवात। खैर एनीवे, वो तो अलग चीज़ है। दूसरा,
इसमें है इम्पॉर्टेंट जो हमने बताया था कॉरियोलिसिस फोर्स। कॉरियोलिसिस फोर्स के कारण जो है इसमें रिफ्लेक्शन होता है और आवर्तिता होती है, वॉर्टिसिटी हम लोग उसको बोलते हैं, यह इम्पॉर्टेंट एक है। और तीसरा है नो वर्टिकल विंड्स, विंड शियर हम इसको बोलते हैं। मतलब जहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ चक्रवात चल रहा है, वहाँ पर वर्टिकल विंड नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, सर्कुलेशन को रोकता है। अगर सर्कुलेशन हो रहा है, चक्रवात ऐसे आ रहा है, वहाँ हवाएं ऊपर नीचे उतर रही हों या हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हों, तो वहाँ पर उसको डिस्टर्बेंस होता है। ठीक, ये चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चक्रवात के ऊपरी हिस्से में लगभग 9,000 से 15,000 मीटर, है ना, इस पे एक हाई प्रेशर का केंद्र होना चाहिए। ऊपर में हाई प्रेशर का केंद्र होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अभी फिगर से देखेंगे कि क्या चीज़ है ये सारा चीज़ आपको, ये 4-5 पॉइंट है, ऐसे 4-5 पॉइंट समझेंगे इस तरह से, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसका। इसी में एक चीज़ और हम थोड़ा यहाँ पर हम जोड़ देना चाहते हैं, इसकी अवस्थाएँ। आप यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं, उत्पत्ति की दशाएं आप देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके अवस्थाओं को लिख देते हैं। चक्रवात के जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेज, इससे हमारे दोनों कोरिलेट कर जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि उत्पत्ति दशाएं क्या क्या हैं, और जब चक्रवात की उत्पत्ति होगी तो किन किन दशाओं से चक्रवात गुजरेगा, उन्हीं दशाओं को हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दशाएं इसकी 4 हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहला है प्रारंभिक अवस्था, प्राइमरी स्टेज। दूसरा है पूर्व प्रौढ़ अवस्था। कहीं छोटा दिख रहा होगा तो वीडियो को आप जूम करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। प्री मैच्योर्ड फेज स्टेज, प्री मैच्योर्ड स्टेज। तीसरा, चौथा है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ावस्था, मैच्योर्ड फेज, मैच्योर्ड स्टेज, है ना। और लास्ट है इसका अवसान की अवस्था, मतलब समाप्ति की अवस्था है, डिसिपैटिंग स्टेज। ये 4 अवस्थाएं हैं। अगर आप इसको ग्राफ पर इस तरह से दिखाएंगे, सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है हमारा, ऐसे सपोज कर लेना है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में चक्रवात अभी आपका स्टार्ट होगा, ऐसे ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर ये प्री मैच्योर्ड फेज इसका है ऐसे, फिर ये मैच्योर्ड फेज इस तरह से ऐसे है, मैच्योर्ड फेज। उसके बाद क्या होता है, इसका अवसान की अवस्थाएं आती है। मतलब इसको हम अगर ऐसे बांटना चाहें, इस ग्राफ को अगर आप समझना चाहते हैं इस तरह से, तो ये आपका पहला अवस्था है, ये आपका दूसरी अवस्था है, और ये जो देख रहे हैं आपका मैच्योर्ड फेज, यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ तक ऐसे, ये तीसरी अवस्था है, और ये चौथी अवस्था है ऐसे। ठीक है, ये 4 अवस्थाओं में इसको हम लोग बांट सकते हैं। हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से कहीं इसको यूज करेंगे, कहीं प्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जामिनर हर जगह ओरिजिनलिटी खोजता है, तो कुछ चीज़ आप अपना कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं। मेरे विचार से आप तो अवस्थाओं को समझ गए होंगे, 4 अवस्थाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है 4 अवस्थाएं कैसे होंगी। तो पहला चीज़ हमने पढ़ा था कि चक्रवात की जब उत्पत्ति होती है, केंद्र में लो प्रेशर होता है, बाहर में हाई प्रेशर। तो केंद्र में जब लो प्रेशर होता है कैसे होता है, यहाँ सब इसको कोरिलेट करेंगे आप। यहाँ हमने बताया था कि सागर तल पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। सपोज करें कि ये आपका इस तरह से सागर तल है, ये सागर तल है ना, और समुद्र है ये यहाँ पर, ये समुद्र है, और यहाँ पर समुद्र का जो पार्ट है, इस समुद्र में कुछ क्षेत्र, जैसा हमने बताया था कि सागर तल पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा
सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है ऐसे, ठीक है, ये पार्ट है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, हमने बनाया इसको, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, और बाकी बगल का जो पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा, इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की हवाएं गर्म होंगी और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप इस चीज़ को। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर हवाएं इस तरह से ऊपर उठेंगी, ठीक है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। जैसे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ठीक है, तो यह एरिया जो होगा, यह एरिया क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। और इस लो प्रेशर को फील करने के लिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस लो प्रेशर को फील करने के लिए हवाएं इधर से ऐसे आनी प्रारंभ हो जाएगी, ऐसे हवाएं आनी प्रारंभ हो जाएगी इस तरह से चारों दिशाओं से। चूँकि यहाँ कॉर्लियोलिस फोर्स काम कर रहा है, अभी थोड़ी पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, ये लो प्रेशर है, इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया। ये सब आपका हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये सारे हाई प्रेशर के बेल्ट हैं। ऐसे ध्यान रखना है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बोथ आर कंपैरेटिव। ऐसा नहीं है कि ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर ही होगा, कहीं किसी दूसरे के लिए हो सकता है लो प्रेशर हो, कहीं और के लिए ये लो प्रेशर हो सकता है। अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, बुक्स भी देखेंगे आप। ये हो सकता है किसी दूसरे के लिए हाई प्रेशर हो, ये जो लो प्रेशर है किसी दूसरे के लिए हो सकता है हाई प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ हम इस दोनों की तुलना करेंगे तो ये इसका प्रेशर कम है क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई, और इसका प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा है। प्रेशर का सेंस आप समझ रहे होंगे कि अगर हम इसको अर्थ सरफेस की बात करते हैं, सी लेवल की बात करते हैं, तो जिस जगह पर हवा का देख रहे हैं डेंसिटी, हवा का जो लेयर है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट। जहाँ हवाएं कम हैं किसी कारण से, चाहे हवाएं ऊपर उठ गई हों, ठीक है, या हवाएं कहीं बाहर चली गई हों, या ऊपर चली गई हों, या दाएं बाएं कहीं चली गई होंगी, हवा का लेवल कम है, तो दिस इज लो प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवाएं क्या होगी, वायु का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, देखिए हाई से लो की ओर चलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, साइंटिफिक रूल है, ये साइंस का रूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हवाएं चारों तरफ से ऐसे आना प्रारंभ हो जाएगा। इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक चीज़ देखना है आपको। जब ये इस तरह से हवाएं जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ ये एक भंवर का रूप में विकसित होता है, भंवर के रूप में इसका निर्माण होता है, भ्रमिल उसको बोलते हैं। इस तरह से आपका जो निर्माण होगा, ये इस तरह से साइक्लोन का निर्माण ऐसे होता है, काफ़ी ऊंचाई तक ऐसे जाता है, वो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। ये इस तरह से देख रहे हैं, वी शेप्ड में बन जाता है, ऐसे काफ़ी ऊंचाई तक जाता है इस तरह से। यहाँ ये लगभग ये यहाँ पर रेड पेन से इसको हम इंडिकेट करना चाहेंगे कि यहाँ जो है लगभग ये 2000 मीटर की ऊंचाई है, 2000 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हवाएं आपका यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर ऐसे आ रही है इसमें, मतलब ये लो प्रेशर का बेल्ट है, हवाएं इसमें अंदर की ओर आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, इसकी ऊंचाई, साइक्लोन की ऊंचाई लगभग 10,000 से 15,000 मीटर तक ऐसे होता है, ठीक है, मतलब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभमंडल के ऊपरी भाग तक इसका प्रभाव रहता है ना, ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर तक, अपर पार्ट तक इसका लगभग विकास होता है। इसके ऊपर में जो हवाएं होती हैं, ये यहाँ पर हवाएं ऊपर की ओर जाती रहती हैं ऐसे, इसमें हवाएं बाहर की ओर जाती हैं, ऊपर में ऐसे जाती रहती हैं, ऊपर जाती रहती हैं। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसी से आपका स्टेज क्लियर हो जाएगा। हमने बताया था प्रारंभिक अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था तो यही है, इस तरह से प्रारंभिक अवस्था है जब लो प्रेशर के बेल्ट का निर्माण हुआ और हवाएं इधर से आनी प्रारंभ हो गई। दूसरा जो प्री मैच्योर्ड अवस्था है, इसमें क्या होता है कि ये भंवर का निर्माण होता है और इसका विकास होना शुरू हो जाता है और हवाएं ऊपर की ओर जाना प्रारंभ करती हैं। हवाएं जब ऊपर की ओर जाना प्रारंभ करती हैं तो इसमें देखिए क्या, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे विचार से, कि हवाएं जब ऊपर ऐसे जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ जाती है ऊपर, ये हवाएं ऊपर आखिर कहाँ जाती हैं, क्यों जाती है, आखिर होता क्या है उससे, और ये कैसे सर्वाइव करता है, ये पूरा साइक्लोन
साइक्लोन का जो मैकेनिज्म है कैसे सर्वाइव करता है। तो हवाएं जब ऊपर जाती हैं, ऊपर में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो साइक्लोन आप पढ़ रहे हैं अभी, चक्रवात पढ़ रहे हैं, ये संसार में हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए काउंटर होता है ना। तो अगर ये साइक्लोन है, इसके जस्ट पैरेलल, जस्ट सामने एंटी साइक्लोन होता है, मतलब काउंटर साइक्लोन बोलते हैं उसको, है ना। एंटी साइक्लोन बोल सकते हैं, जो है शब्द है एंटी साइक्लोन, हम उसको काउंटर बोल रहे हैं, ठीक है। बस उसको काउंटर करने के लिए, काउंटर करने वाला जो होता है वो विरोध में भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। और काउंटर करने वाला कभी कभी क्या करता है, बैलेंस बना कर रखता है, बैलेंस। यहाँ ये देखिए किस प्रकार से बैलेंस होता है। जस्ट ये साइक्लोन में यहाँ पर आपने लो प्रेशर देखा, इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, एक अलग प्रकार का मूवमेंट चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ऐसे एंटी साइक्लोन इस तरह से चलता रहता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। फिर आपको दिखना चाहिए साफ साफ, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है। अब देखिए, अब अभी हमने थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में, अब ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी हमने ऊपर बताया था कि हमेशा विंड का मूवमेंट, है ना, विंड का मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, लो प्रेशर यहाँ पर है और इसके तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर है, और हवाएं ऐसे जा रही हैं हाई प्रेशर की, और लो से हाई कैसे चली जाएगी। तो इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हाई और लो आर कॉम्परेटिव, ये समझना है। हवाएं चूंकि यहाँ जा रही है, इसको ये हवाएं दे रही है, प्रदान कर रही है इसको, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये हाई प्रेशर हो रहा है। अब हाई प्रेशर हो जा रहा है तो हाई प्रेशर से हवाएं क्या होती है, लो की ओर, बाहर की ओर दिख जाती है, बाहर की ओर। ये हवाएं कहाँ जा रही है, सेंटर से बाहर की ओर जा रही है, इसे बाहर की ओर। अब ध्यान देना है, यहाँ हवाएं कहाँ जा रही है, बाहर से सेंटर की ओर, और सेंटर की हवाएं फिर कहाँ जा रही है, ऊपर चली जा रही हैं। ऊपर चले जाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमेशा वायु की रिक्तता बनी रह जाती है, वैक्यूम बना रह जाता है, लो प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर ये हवाएं ऊपर नहीं जाएंगी, हवा जैसे आ रही चारों तरफ से, है ना, जब हवाएं ऐसे करके आ रही हैं, और अगर ये हवाएं ऊपर नहीं जाएंगी तब यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, फिर हाई प्रेशर हो जाएगा, तो चक्रवात तो बनेगा ही नहीं, या वहीं समाप्त हो जाएगा। कभी कभी होता है चक्रवात उत्पत्ति हुई और बना, और अपदाब बना और ख़त्म हो गया, अवसान हो गया। जो बोलते हैं चक्रवात कमज़ोर हो गया या चक्रवात समाप्त हो गया, चक्रवात का आविर्भाव हुआ था परंतु वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके यही कारण होते हैं कि अगर हो सकता है हवाएं ऊपर अगर नहीं जा रही, ऊपर चक्रवात के काउंटर प्रति चक्रवात नहीं बनेगा, ये दशाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तो चक्रवात फिर सस्टेन नहीं करेगा। जो उसका जीवन अवधि है 3 से 7 दिन, वो पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी के चक्रवात की अवधि होती है 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जो तुरंत खत्म हो जाता है। खैर एनीवे, यहाँ आप इसको समझेंगे कि ये जो हवाएं ऊपर जा रही हैं हाई प्रेशर का, देख रहे हैं ना, ये हाई प्रेशर मेंटेन रहता है इसे, और ये हाई प्रेशर हवाएं जाती हैं लो प्रेशर की ओर। अब फिर देखिए ध्यान से, ये लो प्रेशर का जो हवाएं जैसे आ रही हैं, ये हवाएं ठंडी हैं, जो हवाएं जा रही क्या है, गर्म है। यहाँ पर ये हॉट एयर है, वार्म मतलब वार्म एयर है, वार्म एयर है। ऊपर जाकर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, एज हायर वी गो एज कोल्डर वी फील, ऊपर की ओर जाते हैं हवाएं क्या होती है, धीरे धीरे कूल होती है, ठंडी होती है, ठंडी होकर भारी होती है, और भारी हवाएं क्या होंगी, नीचे उतरेंगी। ठंडी हवाएं नीचे उतरेंगी, भारी हवाएं नीचे उतरेंगी, और गर्म हवाएं हल्की होती है और ऊपर उठेंगी। सिंपल है, गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही हैं, और यह हवाएं ठंडी होती है भारी होकर वो नीचे उतर रही हैं। और ये हवाएं देखो, ये रेड कलर से ऊपर जा रही है, गर्म हवाएं हैं, और ब्लू कलर से इसको हम बना रहे हैं, जो हवाएं देखो ठंडी होकर नीचे आ रही हैं, और फिर से ये इसी का अंग बनेगी। देखो एनर्जी कैसे मिलता है, ये हवाएं ऐसे नीचे उतर रही हैं, और नीचे उतरकर फिर से क्या हो रहा है, ये हवाएं फिर से क्या कर रही है, यहाँ पर देखो हवाएं नीचे आ रही हैं, ये हाई प्रेशर की ओर, ये हाई प्रेशर बना रही है यहाँ पर, चूँकि हवाएं नीचे आ रही है, उतर रही हैं, जहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं वह बेल्ट क्या होता है, हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। और हाई प्रेशर हवाएं क्या होगी, लो प्रेशर की ओर फिर से जाएंगी, फिर ये ऊपर उठेंगी, फिर यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और हवाएं फिर बाहर जाएंगी, बाहर से फिर नीचे आएंगी, ठीक है। और इस सर्किल में क्या होता है, इस प्रकार चक्रवात को मेंटेन करने के लिए प्रति चक्रवात जरूरी है। साइक्लोन को मेंटेन करने के लिए, साइक्लोन को सस्टेन करने के लिए एंटी साइक्लोन का होना जरूरी है। ये प्रति चक्रवात है, तो हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ ये आपका दूसरा स्टेज था, हमने स्टेज बताया था 4। पहला प्रारंभिक अवस्था जो ये वाला फिगर है, दूसरा
पूर्व प्रौढ़ावस्था ये वाला फिगर है। अब ये जब सस्टेन करता है ऐसे तो ये हो जाता है प्रौढ़ अवस्था, मजबूत हो जाता है। तो मजबूत होता है तो वहाँ क्या होता है, मजबूती में क्या होता है कि यहाँ पर जो गर्म हवाएं ऊपर ऐसे जा रही हैं और ऊपर जाकर हवाएं क्या होती है, ठंडी होती हैं, ठंडी होकर नीचे उतरती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ठंडी हवाएं यहाँ से भी ऐसे नीचे, ऐसे कभी कभी ऐसे नीचे उतरती हैं। देखिए ऐसे ऐसे हवाएं नीचे उतरती हैं। ये यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज़ है ये, ठीक है। ये हवाएं जब नीचे उतरेंगी, ये हवाएं क्या करती हैं, जब हवाएं नीचे उतरेंगी ये, तो नीचे उतरकर ये हवा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, जो बाकी गर्म हवा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको फिर से यहाँ हम समझाना चाहेंगे। ये ब्लू वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे उतरनी हवाएं ठंडी हवाएं हैं, और इधर से जो हवाएं ये वाली ऐसे आ रही हैं तो गर्म हवाएं हैं, यहाँ पर गर्म हवाएं हैं। तो ये गर्म हवा का क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं ऐसे, है ना, ये बाहर में गर्म हवाओं का क्षेत्र है, और यहाँ जो उतर रही है वो ठंडी हवाओं का क्षेत्र है। और ठंडी हवाएं क्या है, हैवी हैं, भारी हैं। वो क्या करता है, यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे क्या करता है, गर्म हवा बाहर की ओर ठेलता है, ऐसे बाहर की ओर ठेलता है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा फिगर बनाएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो ठंडी हवाएं ऊपर से आ रही हैं, ये क्या करती हैं कि इस तरह से जब हवाएं नीचे उतर रही हैं, ठीक है ना, ये हवाएं नीचे उतर रही हैं, तो जो हवाएं ऐसे आ रही थी, इसको जो आपका पोजीशन ऐसे बना हुआ था ये वाला, है ना, इसको क्या करता है, आगे की ओर धक्का देता है। तो आगे धक्का देता क्या होता है, ये वाला पार्ट और बड़ा हो जाता है ऐसे, मतलब डायमीटर क्या हो गया इसका, बढ़ गया, ठीक है। ये लो प्रेशर का बेल्ट है, इधर हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। पहले कहाँ था ये, यहाँ पर था, ऐसे देखिए ऐसे था ये, पहले यहाँ पर ये था, जो हम लोग प्री मैच्योर फेज ये वाला बात कर रहे हैं, ये यहाँ था ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको ये बाहर की ओर ठेला है ऐसे, मतलब आगे की ओर बढ़ाया है ऐसे। इससे क्या हुआ कि चक्रवात का रेंज बढ़ गया, व्यास बढ़ गया, मतलब डायमीटर इसका बढ़ गया, और काफ़ी बड़े एरिया में इसका प्रभाव हो गया, है ना। इस प्रकार यह क्या हो जाता है, प्रौढ़ा अवस्था, मैच्योर्ड फेज। ये इस तरह से इसको बढ़ता है और हवाएं इस तरह से आती रहती हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो हवाएं यहाँ पर ऐसे आती हैं, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से हवाएं यहाँ आती हैं, तो बीच में जो पार्ट देख रहे हैं, दोनों तरफ हवाएं ऐसे आ रही हैं, है ना, और बीच में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ 0 डिग्री के पास हवाएं ऐसे आ रही हैं, इधर से उत्तर से और दक्षिण से व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, दोनों हवाएं ऐसे आ रही हैं, और दोनों 5 डिग्री के पास आने से पहले ही क्या होती है, जो काफ़ी हॉट रीजन है, आपने पढ़ा है ग्लोब में भी देखा है कि काफ़ी, है ना, गर्मी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के पहले क्या होता है, हवाएं ऐसे ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ऐसे, चक्रवात की आँख बोलते हैं इसको, चक्रवात की आँख, है ना, आँख इसको बोलते हैं। मतलब ये देखता रहता है, हवाएं ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। चूँकि ये काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म क्षेत्र है, इसीलिए हवाएं यहाँ पहुँच नहीं पाती है, और यहीं से क्या होती है, ये ऊपर उठ जाती है ऐसे, हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। और हवाएं ऊपर ऊपर उठ करके क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे अभी मिटाते हैं, पीछे आप तो समझ ही गए हैं। हम बता रहे हैं कि हवाएं क्या होती है, यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर जाकर के क्या होता है, हवाएं फिर ठंडी होती हैं और बादल का निर्माण करती है, ऐसे बादल का निर्माण करती है, ठीक है, बादल का निर्माण करती है। और ये बादल क्या होता है, जब बादल का निर्माण होता है, संघनित कण वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंडेंस करता है और एयर उसको सस्पेंड करने में, है ना, लटकाए रखने में सक्षम नहीं होता है, तो क्या होता है, ये नीचे की ओर ऐसे गिरने लगता है ऐसे। यही है रेनफॉल, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। और यह रेनफॉल क्या होता है, आँख के पास नहीं होता है। ये रेनफॉल यहाँ पर, मतलब नहीं का मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, नहीं होने मतलब काफ़ी कम होता है। यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ थोड़ा बहुत होता है। यहाँ हवाएं नहीं होती, इसका मतलब नहीं कि हवाएं नहीं होती हैं, हवाएं होती हैं, लेकिन उसका क्या होता है, इंटेंसिटी काफ़ी कम होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, अत्यंत कम होती है। नहीं का मतलब कि नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पर हवा ही नहीं है, 0 डिग्री पर हवा होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो गर्म हवाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, है ना। और इसलिए चक्रवात यहाँ कहते हैं कि शांत क्षेत्र है, ये काफ़ी शांत क्षेत्र है, इसलिए इसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। इसको 0 डिग्री के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ को हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं, शांत क्षेत्र,
शांत का मतलब यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, हवाएं तेज़ नहीं चलती हैं, और वर्षा वगैरह देख रहे हो यहाँ से पानी आ रहा है, कम आ रहा है, अब बगल में ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर बगल में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये साइक्लोन को लेकर समझना है। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हम लोग जानते हैं। ये साइक्लोन को लेकर इस तरह से समझना, जहाँ साइक्लोन बनता है, जहाँ चक्रवात बनता है, वहाँ चक्रवात के आँख में क्या होती है, यहाँ पर जो वर्षा नगण्य होता है, आँख इंतजार करते रह जाती है बेसब्री से कि वर्षा होगी होगी, लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है। जो चक्रवात चक्षु बोलते हैं, चक्रवात चक्षु, साइक्लोन आइज, ये आइज है चक्रवात की आँख। तो इस प्रकार से आपका ये मैच्योर्ड फेज यहाँ तक ऐसे है। अब जो चौथा फेज इसका है अवसान की अवस्था या विघटन की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, ये फिगर से काम चल जाएगा। अब जब मैच्योर्ड अवस्था में हवाएं जो रहती हैं तो ये आगे की ओर बढ़ती हैं, मूवमेंट होता है इसमें। मूवमेंट में क्या होता है, आप ध्यान देंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला फिगर बनाया था, यहाँ पर देखिए, ये फिगर आपने देखा है ऐसे, ये हमने बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। ये है आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। मतलब यह जो बेल्ट है, ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या हो रहा है, हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। हवाएं कैसी चल रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम हवाएं चल रही है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डायरेक्शन, मूवमेंट भी क्या होता है, पूरब से पश्चिम होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होता है। दो मूवमेंट हो गया, एक तो अपना इसका सर्कुलर मूवमेंट है, जो अपना रोटेटरी मूवमेंट है वो अपना है, ठीक है। और दूसरा जब ये मूव करती है ऐसे, है ना, मूव करती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर से मूव करती है, चलती है। मतलब ये समुद्र में उत्पत्ति इसकी होती है, पहला भी अगर हमने बताया था, जहाँ समुद्र का जल काफ़ी गर्म होगा वहाँ इसकी उत्पत्ति होगी, और समुद्र के जल में जो उत्पत्ति होगी, है ना, इसकी जब उत्पत्ति, यहाँ काफ़ी गर्म है, यहाँ उत्पत्ति होगी, यहाँ से क्या होगा, साइक्लोन ऐसा बनेगा, और ये आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, पश्चिमी तट की ओर बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने पर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर ध्यान रखना है 2-3 चीज़। आखिर चक्रवात का अंत कैसे हो जाता है, चक्रवात कमज़ोर आखिर कैसे हो जाता है, क्वेश्चन उठता है कि चक्रवात कमज़ोर हो गया, यास कमज़ोर हो गया, तौकाते कमज़ोर हो गया, है ना। तो कभी कभी आता है कि अवदाब जो गर्द था वहाँ से चेंज हो गया, और या मानसून में भी हम लोग पढ़ते हैं, चक्रवात में भी पढ़ते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि वर्षा फिर रुक जाती है, नहीं होती है। तो अवसान का अर्थ क्या क्या होता है, 2-3 चीज़ समझना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि चौथा स्टेज था हमारा अवसान, डिस्पैटिंग। 2-3-4 बातों पर निर्भर करता है। तो पहला तो चक्रवात की जो गति थी, वो गति इसकी स्पीड और इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। दूसरा, समुद्र से इसका डिस्टेंस, समुद्र से कितनी दूरी पर है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरी इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है इसकी बनी हुई, इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी इसकी बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चक्रवात का आकार भी कितना बड़ा था उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, चक्रवात के साइज पर भी निर्भर करता है। ये सारा चीज़ है जो इसमें आएगा। अगर चक्रवात का स्पीड काफ़ी कम हो गया है, तीव्रता कम हो गई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये डाउन हो जाता है। अगर समुद्र से काफ़ी दूर चला गया है तो उससे भी क्या होता है, चक्रवात डाउन हो जाता है। अब यहाँ एक ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि जब चक्रवात स्थल पे पहुँच जाता है, स्थल भाग पर पहुँच जाता है, तब इसका अवसान हो जाता है। चूँकि इसकी उत्पत्ति समुद्र में होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति समुद्री भाग में होती है, और अगर स्थल भाग में जाता है तो अब यहाँ ध्यान रखना है, कुछ लोगों का मानना है कि स्थल भाग पर चूँकि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, जंगल है, पहाड़ है, पठार है, तो उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो एक कारण हो सकता है वो, लेकिन ये मेन कारण नहीं है। ऐसे कहीं कहीं रहता है, पृष्ठ घर्षण, सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण भी होता है। इसके फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इसके स्पीड में, इसकी तीव्रता में कमी आती है, और इसके कारण क्या होता है, चक्रवात का अंत हो जाता है। लेकिन एक हमने बताया छोटा सा कारण है, तो इम्पॉर्टेंट कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात है ऊर्जा, एनर्जी लेवल जो हमने बताया था, एनर्जी लेवल अगर कम हो जाएगा तब तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो स्थल भाग में आने से क्या होता है कि समुद्र से इसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो समुद्र से जब दूरी बढ़ जाती है
तो वार्म वाटर वहाँ नहीं मिलता उसको। जो एनर्जी का मेन स्रोत था यहाँ पर वार्म वाटर, उसका गर्म जल जहाँ से गर्म जल था 26, 27, 28 डिग्री, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर उसकी तुलना में लैंड पार्ट में जब आते हैं। तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर कोल्ड वाटर वाले एरिया में चला गया, अगर वो स्थल पर नहीं गया, सागरीय तल में ही है, कभी कभी होता है कि सागर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का उत्पत्ति हुआ, 1-2 दिनों में तट तक पहुँचेगा, लेकिन फिर समाचार में आता है कि तट पर पहुँचने के पहले ही चक्रवात हुआ कमज़ोर, है ना, और तटवर्ती इलाके में खतरे से मुक्त हो गए। इस तरह कुछ न्यूज़ वगैरह भी आता रहता है कि अगर ये कोल्ड वाटर वाले एरिया में पहुंचता है जहां जल कंपेरेटिवली ठंडा है, मतलब इसका टेम्परेचर सपोज कीजिए कि 20 डिग्री है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस जगह पर पहुंचता है तो चक्रवात को वो ऊर्जा, वो वार्म वाटर नहीं मिल रहा है, हवाएं गर्म नहीं हो रही, गर्म होकर ऊपर नहीं जा रही, तो लो प्रेशर का बेल्ट नहीं बन सकता है। तो इससे क्या होता है कि कोल्ड वाटर वाले क्षेत्र में आने के कारण क्या होती है, यहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि ये वाला फिगर जब देख रहे हैं, जब हवाएं यहाँ पर हमने बताया था ऊपर जब जा रही हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ बादल का निर्माण हो रहा है, और बादल का निर्माण हो रहा है तो ये बादल का निर्माण होता है मतलब संघनन होता है। तो हवाएं क्या करती, जो अपने जल में चेंज करने के समय जो उष्मा लिया था, ठीक है ना, जो उष्मा लिया था उस उष्मा को लेकर वो जा रही है, तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। जैसे ही संघनन इसका होता है तो उष्मा क्या होता है, यहाँ पर उष्मा निकलता है, उसका हीट निकलता है, ठीक है, हीट निकलता है। हीट निकलने से क्या होता है, पार्ट फिर से हवाएं गर्म होती है, गर्म होकर फिर से ये ऊपर उठती हैं, हवाएं फिर से ऊपर उठती है, फिर यहाँ पर संघनन होगा, फिर यहाँ गुप्त उष्मा निकलेंगी, और फिर से उष्मा क्या होगी, इसको आगे बढ़ाएंगी ऊपर, और फिर से यहाँ संघनन होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कंप्लीटली लैटेंट हीट उसमें से समाप्त नहीं हो जाए। तो जब तक गुप्त उष्मा बनी रहेगी, पवन का ऊपर की ओर उठना जारी रहेगा, और बादल का निर्माण होगा, और वर्षा होती रहेगी। और जब लैटेंट हीट समाप्त हो जाएगा, संघनन की गुप्त उष्मा समाप्त हो जाएगी, लैटेंट हीट समाप्त, मतलब गुप्त उष्मा जब उसका समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा कि हवाएं क्या होगी, एकदम ठंडी होकर फिर क्या होगी, नीचे की ओर बैठने लगेगी, और नीचे की ओर बैठकर क्या होगी, यहाँ पर देखो ऐसे नीचे की हवाएं बैठने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब हवाएं नीचे की ओर बैठने लगेंगी, धीरे धीरे हवाएं नीचे बैठेंगी तो क्या होगा, ये आप बताएंगे भी, हवाएं जब नीचे बैठेंगी तो आप कमेंट में लिखेंगे होगा क्या। तो जब हवाएं नीचे की ओर बैठेंगी तो ये बेल्ट जो लो प्रेशर का बेल्ट था पहले, यही बेल्ट क्या हो जाएगा, अब हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। और इसकी तुलना में क्या होगा, इधर ये बेल्ट अब कंपेरेटिवली लो प्रेशर का बेल्ट, हवाएं इसकी तुलना में ज़्यादा यहाँ है, ज़्यादा इसका कॉलम यहाँ है, जो थोड़ी देर पहले हमने कॉलम के बारे में बताया था, ज़्यादा हवाएं यहाँ है ना। इसलिए हवाएं क्या होगी, अब ऐसे चलनी प्रारंभ, बाहर क्यों चलने लगी, प्रारंभ हो जाएगी, मतलब प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और प्रति चक्रवाती दशाएं जो उत्पन्न हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि मौसम साफ हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा, और चक्रवात समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं समझे होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को दोबारा बैक करेंगे, पीछे जाएंगे, और इसको आप ज़रूर दोबारा देखेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। हम लोग भी पढ़ते थे ज्योग्राफी शुरू में, तो काफ़ी समस्याएं होती थी, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इन सब चीज़ को समझने बनाने में। मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छा है, और आपको भी अच्छा लगेगा, आप पढ़ेंगे इसको। थोड़ा सा आप यहाँ की और देख लेना है कि जो संरचना था, यहाँ छूट गया था, बात नहीं कर रहे थे हम, तो लिख दिए थे, फैक्चुअल है ये बात। देखिए स्ट्रक्चर जो उसका होता है ना, व्यास 500 से 800 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है व्यास, ये वाला पार्ट है ना, एक पार्ट दूसरे पार्ट तक की दूरी है ना। दूसरा है केंद्र पर न्यूनतम दाब 920 से लेकर 950 मिलीबार तक होता है, यहाँ हमने बनाया है इस तरह से, है ना, थोड़ा वैरी कर सकता है। केंद्र पर वायुदाब प्रवणता अधिक होती है, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी उससे, मतलब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, बाहर में कम होगा, हवाएं अंदर ज़्यादा तेज़ से चलेगी। ऊंचाई 10,000 से 15,000 है ना, हमने पहले बता चुके दिया है ऊपर में। और एक स्पीड इसका 120 से 150 किलोमीटर, ये तो हमने बताया था कि स्पीड को तो हम लोग बांटेंगे, जैसे नॉर्मल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, इसमें गति में अंतर आएगा। ये इसकी संरचना की बात थी। अब इसके बाद एक चीज़ और रहता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। संचरण के बारे में हमने बताया ही था, संचरण में बताया पूरा से पश्चिम की ओर चलता है। जीवन चक्र इसका जो है 3 से 7 दिन तक रहता है, 1 सप्ताह तक रहता है, और ये 4 अवस्थाएं हमने यहाँ बताया था वो रहता है। इसके बाद इसमें वर्षा की बात आती है। वर्षा जो होती है इसमें,
वो डिपेंड करता है चक्रवात की तीव्रता पर, जो यहाँ पर बताया था हमने, आकार विस्तार उसका होता है, और ख़ास करके जब कहीं पर्वतीय अवरोध आ जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, जब ये चक्रवात चल रहा होता है तो वर्षा जैसे देख रहे हैं आप हो ही रही है। इसके अलावा जब रास्ते में जब चक्रवात कहीं आगे बढ़ रहा है और लैंड पार्ट पे जैसे आया है ना, जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पे समुद्र है, ऐसे समुद्र है ऐसे, और चक्रवात मूव करता हुआ ऐसे आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे कोई पर्वत ऐसे हो, तो यहाँ पर जब हवाएं जब ऐसे आएंगी और पर्वत से जब टकराएंगी तो पर्वत से टकराने के बाद क्या होता है, हवाएं गर्म होकर, है ना, ये हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, ऐसे ऊपर की ओर हवाएं उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, इसमें वही संघनन होगा, बादल बनेगा, और यहाँ पर इस तरह से वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जो ये विंड वार्ड साइड है, यहाँ पर काफ़ी वर्षा होगी। ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग, जिधर हवाएं आ रही हैं इसको बोलते हैं विंड वार्ड साइड, पवनाभिमुख ढाल, और दूसरी तरफ जो होता है इसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल, पवनाभिमुख ढाल, ली वार्ड साइड, ली वार्ड। यहाँ पर वर्षा कम होती है, हवाएं आगे बढ़ती है ऐसे, इसमें मॉइस्चर फिर कम हो जाता है ना, वर्षा यहाँ करवा रहा है ऐसे, तो यहाँ मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वर्षा यहाँ पर कम होगी, कम वर्षा होगी। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारा पार्ट जो होता है ली वार्ड साइड बेसिकली वृष्टि छाया के प्रदेश होते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्षा के 3 प्रकार हैं, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। हमने बताया कि चक्रवातीय वर्षा तो यहाँ हो ही रही है, लेकिन जब स्थल भाग पहुँचता, कहीं कहीं जब पहाड़ मिलता है, पर्वत, ऊंचे पर्वत जब मिलते हैं, जैसे आप पश्चिमी घाट पे ही देखेंगे, है ना, जैसे मालाबार पर्वत है वहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर्वत है, तो वहाँ पर जब कभी कभी चक्रवात का आगमन होता है, हवा का आगमन होता है, तो काफ़ी वर्षा तट पे हो जाती है। इसी प्रकार जो आपका नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु जो वर्षा होती है, वहाँ पर भी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जब पूरब से बंगाल खाड़ी हवाएं आती हैं और टकराकर वर्षा करवाती हैं। इस प्रकार से वर्षा जो होती है, एक चक्रवातीय दशाओं में 12 से 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। मतलब ये लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, इसमें काफ़ी अच्छी वर्षा मानी जाती है। और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र चक्रवात है ना, अधिकांश वर्षा इस प्रकार से होती है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ था। इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से इसके फिगर्स वगैरह लिए गए थे, जो फिगर आपको बताया भंवर के बारे में बताया गया था, या रोटेशन के बारे में बताए गए हैं, किस प्रकार चक्रवात की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से ये नीचे भंवर का निर्माण होता है और ऐसे आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा पार्ट ऐसा हो जाता है ना। गाँव में भी कभी कभी देखते हैं धूलकण ऐसे ऊपर उठता रहता है इस तरह से। तो ये सारा चीज़ इसका है, और हम समझते हैं कि सारा चीज़ इसमें है ना हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि अवशान के बारे में जो बात कर रहे थे, वहाँ पर अवशान में जब हवाएं, यहाँ पर देखिए ये पार्ट है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये पूर्वा हवा का क्षेत्र है ना, ये पछुआ हवा का क्षेत्र है, साइक्लोन का यही वाला बेल्ट है, ठीक है ना। ये साइक्लोन आगे बढ़ते बढ़ते हमने बताया कि समुद्र किनारे से ऐसे आती है, स्थल भाग में आती है। अगर ये आगे बढ़ते बढ़ते इसको पार करके पछुआ हवा वाले क्षेत्र में चली जाती है, यहाँ पछुआ हवा वाला बेल्ट में चली जाती है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पश्चिम से पूरब। हमने बताया था इसका डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम से पूरब चली जाती है हवाएं, और फिर ये चक्रवात की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि इसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी घटना के लिए ऊर्जा का लगातार संचालित होना जरूरी होता है। एक ये पार्ट है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर है कि इंडिया में जो हम पढ़ते हैं चक्रवात आती है, ये पश्चिमी तट है, वेस्टर्न, ये ईस्टर्न पार्ट है। तो ज़्यादा चक्रवात ईस्टर्न पार्ट में क्यों आते हैं? तो सिंपल है ना, कि आपका ये जो है कर्क रेखा यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर है। तो जाहिर यहाँ पर हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हैं, ऐसे पूरब से पश्चिम की हवाएं चल रही हैं। तो निश्चित रूप से जब पूरब से पश्चिम की हवाएं चल रही हैं, चक्रवात की उत्पत्ति इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, तीनों जगहों पे होती है। लेकिन यहाँ जो उत्पत्ति होती है, तो हम लोग चूँकि यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये पूर्वी तट इसका जो है अनुभव करता है। खासकर उड़ीसा वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, बंगाल तो आंध्र प्रदेश भी, कभी कभी तमिलनाडु वाला एरिया काफ़ी प्रभावित होता है। और इसका प्रभाव है अंदर तक, जैसे अभी याश में हुआ है, पूरा आपका बिहार का एरिया, यूपी का एरिया तक भी प्रभावित हुआ है। बंगाल उड़ीसा तो प्रभावित हुआ ही हुआ है ना। और पश्चिमी तट में, पश्चिमी अरब सागर में जब तूफान यहाँ पर आता है, तो पश्चिमी घाट पर इसका प्रभाव कम होने का कारण क्या है? हमने कहा कम होने का, ये नहीं कहा कि प्रभाव नहीं होता है। तो कम होने का कारण क्या है कि हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, तो पश्चिमी तट पर नुकसान कम पहुंचता है। लेकिन ग्रीष्म काल में कभी कभी इंटरनल पार्ट में हो सकता है कि कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो
और यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बन गया हो, खासकर जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, राजस्थान का जो मरुभूमि वाला क्षेत्र है, ये काफ़ी गर्मी होता है यहाँ पर। ये पार्ट अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होकर, वहाँ लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और ये जो समुद्र का एरिया में जो यहाँ अवदाव बना हुआ है, चक्रवात बना हुआ है, कभी कभी क्या होता है यहाँ से ऐसे इन कर जाता है अंदर की ओर, और इस पार्ट में भी क्या होता है, अंदर में भी यहाँ पर तूफान के प्रभाव होते हैं, जैसा तौकाते में हुआ था। मन तौकाते का जो उत्पत्ति हुई थी ये लक्षद्वीप के पास हुआ था, वहाँ से हवाएं ऐसे बढ़ी और इस एरिया ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर लिया। लो प्रेशर का बेल्ट क्या करता है, पवन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जहाँ पर लो प्रेशर ज़्यादा तीव्र होगा वहाँ हवाएं जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यह यहाँ पर उत्पत्ति का हाई प्रेशर बेल्ट है, एक लो प्रेशर बेल्ट यहाँ है, दूसरा लो प्रेशर बेल्ट यहाँ है, तीसरा लो प्रेशर बेल्ट यहाँ है। हवाएं ज़्यादा तीव्रता से कहाँ जाएंगी, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा लो होगा, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा लो होगा हवाएं, मतलब तो तीनों जगह जाएंगी, लेकिन जो सबसे लो कम ज़्यादा लो होगा वो हवाएं वहाँ पर ज़्यादा आकृष्ट कर जाएंगी, यहाँ पर ज़्यादा तूफान तेज़ी से आ जाएगा, बाकी जगह पे ही जाएगा, लेकिन पहले ये आकर्षित करेगा। पानी भी हम गिराएंगे कहीं तो जो सबसे ज़्यादा नीचे का जगह रहेगा वहाँ ज़्यादा पानी गिरेगा, जहाँ कम गहरा रहेगा है ना वहाँ कम पानी गिरेगा, जहाँ ज़्यादा डीप होगा, ज़्यादा लो होगा, वहाँ ज़्यादा पानी जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ज़्यादा जो लो है, लो प्रेशर है, वहाँ पर हवाएँ ज़्यादा जाएंगी। इस प्रकार से मुझे लगता है कि लगभग हर चीज़ को टच करने का प्रयास किया गया है। खासकर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र में है ना तूफानों में क्या अंतर रहता है आप समझ गए होंगे, और अवसान कैसे होता है, चक्रवात कमज़ोर कैसे होता है, कमज़ोर होने 4-5 कारण था, उसको आप नोट भी कर लेंगे। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।